लखनऊ अदा से आदाब तक नवाबों की शहरी शान है। चिकनकारी और कबाब की खुशबू से महकती ज़मीन है। लेकिन यही नहीं, उत्तर प्रदेश के इतिहास को समेटे लखनऊ में स्थित राज्य संग्रहालय विज्ञान, कला और संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश करता है। राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर कर्नल अबॉट द्वारा वर्ष 1863 में एक म्युनिसिपल संग्रहालय के रूप में छोटी छतर मंजिल में की गई थी। राज्य के इस बहुउद्देशीय एवं प्राचीनतम संग्रहालय की गणना भारत के प्रमुख संग्रहालयों में की जाती है। संग्रहालय के संग्रह को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1880 में म्युनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद से कुछ कलाकृतियां यहां लाई गईं। सन 1883 में इसे प्रांतीय संग्रहालय घोषित किया गया एवं सन 1884 में इस संग्रहालय को छोटी छतर मंजिल से लाल बरादरी के भव्य भवन में स्थानांतरित किया गया। राज्य संग्रहालय लखनऊ के बनारसी बाग स्थित नवीन भवन का उद्घाटन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1963 में किया गया। वर्तमान में संग्रहालय में निम्नवत संग्रह संग्रहित हैं। प्राणी शास्त्र, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं कलात्मक वस्तुएं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इतिहास के इस सफर में। राज्य संग्रहालय के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर एम नागर के प्रयत्न से वर्ष 1952 में संग्रहालय के विविध संग्रह में एक नया रत्न मिस्र की ममी के रूप में सम्मिलित किया गया। सभी कलाकृतियां ममी वितिका में लड़की की एक ममी एवं इसका ताबूत, जिस पर ममी से एक पिरामिड एवं डायोरामा के माध्यम से रोचक ढंग प्रदर्शित की गई है। ममी किसी मृतक के ऐसे शव को कहते हैं जिसकी खाल एवं शरीर के अंगों को रासायनिक उपचार द्वारा अथवा अनजाने में किसी प्राकृतिक कारणों से सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार सुरक्षित शव को यदि जमीन से खोदकर अथवा किसी सुरक्षित स्थान से निकालकर पुनः ठंडी एवं कम नमी वाले स्थान पर रखा जाता है तो उसके क्षरण की आकांक्षा कम होती है। ममी एक 13 वर्ष की लड़की की है। यह ममी लगभग 3000 वर्ष पुरानी है, जिसे लंदन के श्री जे पॉटर से 1952 में राज्य संग्रहालय द्वारा क्रय किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 4 फीट 10 इंच है। ममी के ताबूत पर हाइरोग्लिफ में ममी के विषय में लिखा हुआ है। साथ ही प्रकाश के देवता बाज होरस की प्रकृति भी बनी है। इसके ताबूत के निचले हिस्से में एन्यूबिस कब्र के देवता की प्रकृति बनी है। इसका काल 22 से 25 राजवंश है। ममी एक लकड़ी के ताबूत में सुरक्षित है, जिसके ऊपरी हिस्से पर हरे रंग के बाल वाला एक चेहरा बना है, जो कि संभवत मृतक का है। सिर के ऊपर एक सूर्य की प्रकृति भी चित्रित है। ताबूत पर बने ममी के चित्र को गहने पहने हुए दर्शाया गया है। ताबूत पर कंधे से लेकर धड़ तक 2 बाजों को चित्रित किया गया है। इसके नीचे आकाश की देवी नट को अपना पंख फैलाए दर्शाया गया है। इसके ठीक नीचे 3 खाने बनाए गए हैं, जिसका रंग पीला है एवं
इस पर काले रंग से चित्रलिपि में ममी के विषय में लिखा है। जहाँ पर यहाँ अभिलेख समाप्त होता है, वहाँ होरस देवता के 2 पुत्रों को दर्शाया गया है, जो कि शोक की मुद्रा में है। पैर के पास में एनिबलिस देवता को बनाया गया है। ममी को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार के साथ लिनन कपड़े में लपेटकर रखा गया है। मिस्र सभ्यता की मान्यताओं में एन्यूबिस को शव सुरक्षित रखने वाला कब्र का देवता माना जाता है। पुराने राजवंश के प्रारंभिक समय में जब ओसिरिस की ख्याति अधिक नहीं थी, उस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात मृतक की आत्मा के पुनर्जन्म के लिए एन्यूबिस देवता का पाठ किया जाता था। ऐसी मान्यता भी थी कि मृत्यु के उपरांत मृतक की आत्मा के साथ एन्यूबिस देवता तब तक रहते थे जब तक कि उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। एन्यूबिस मृतक के हृदय को तौलने में भी भगवान ओसिरिस की मदद करते हैं। एन्यूबिस को कब्रिस्तान का भगवान भी कहा जाता है। कभी कभी इन्हें मनुष्य के शरीर पर भेड़िए के मस्तक के रूप में भी बनाकर दिखाया जाता था। पुजारी, जो कि मृतक के शरीर को सुरक्षित रखने का काम करते थे, वह भेड़िए का मुखौटा पहनकर काम करते थे। ऐसा वे इसलिए करते थे क्योंकि वह एन्यूबिस देवता के रूप में कार्य करते थे। मिस्र के कब्रिस्तानों में शवों को खाने के लिए भेड़िए अधिक संख्या में आते थे। संभवतः इसीलिए एन्यूबिस देवता को भेड़िए के रूप में बनाया जाता है, जिससे कि शव को भेड़िए की छेड़छाड़ से बचाया जा सके। प्राचीन मिस्र सभ्यता की सबसे मशहूर लिपि हायरोग्लिफ है। राज्य संग्रहालय लखनऊ एक बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसमें कि अलग अलग कई सेक्शंस हैं। मूर्तियों में भी हमारा टेराकोटाज है, पत्थर की मूर्तियां हैं, स्टोन्स है, शिलालेख हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बीड्स हैं। इसके साथ ही हमारे पास डेकोरेटिव आर्ट सेक्शन है, जिसमें कि टेक्सटाइल्स हैं, हमारे पास आर्टवेयर्स हैं, हमारे पास मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास आइवरी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे संग्रहालय में संग्रहित हैं। राज्य संग्रहालय में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित एक विशिष्ट वीथिका स्थापित है, जिसमें बुद्ध जन्म, धर्मचक्र, प्रवर्तन, हाथी का शमन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश, भार विजय आदि कथानक को फाइबर कास्ट मॉडल तथा तैल चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। 4 दृश्य जिनसे राजकुमार सिद्धार्थ को भिक्षु बनने की प्रेरणा मिली, साक्ष्य परिषद में सिद्धार्थ, माया देवी का स्वप्न तथा महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण आदि से संबंधित घटनाओं को अनुकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महादेवी ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को स्वर्ग से उतरकर उसकी कोख में प्रवेश करते देखा। स्वप्न का अर्थ बताया गया कि उसकी कोख में ऐसा बालक आएगा जो आगे चलकर बुद्ध बनेगा। शाक्य परिषद में सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन यह जानकर कि सिद्धार्थ सांसारिक वस्तुओं में रुचि नहीं ले रहे हैं, चिंतित हुए। उन्होंने उन्हें शाक्य परिषद में आमंत्रित किया।
परिषद के सदस्यों के अनुचित व्यवहार ने उनके मन में राजनीतिक जीवन के प्रति अनिच्छा पैदा कर दी। चार दृश्य जिनसे सिद्धार्थ को भिक्षु बनने की प्रेरणा मिली। रथ पे सैर सपाटे के लिए निकले सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। पहला वृद्ध मनुष्य, दूसरा रोगी मनुष्य, तीसरा मृत मनुष्य तथा चौथा सन्यासी। उसके सारथी ने बताया कि मनुष्य को वृद्ध होने, रोगी होने और मरण का दुख सहना पड़ता है, किंतु भिक्षु भय मुक्त हो आंतरिक शांति का अनुभव करता है। सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह भिक्षु बनेंगे। दुष्ट आत्मा मार ने सिद्धार्थ की तपस्या भंग करने के लिए संगीत और नृत्य में दक्ष रमणियों की सृष्टि की, तथापि सिद्धार्थ अविचलित रहे। इस तरह उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ के मृगवन में उन 5 भिक्षुओं को दिया, जिन्होंने उनके सुजाता द्वारा भेंट की गई खीर खाने के कारण उनका साथ छोड़ दिया था। 80 वर्ष की आयु में पावा में लोहार चंद के घर भोजन करने से बुद्ध बीमार हो गए। वे वहां से कुशीनगर गए, जहां 2 साल वृक्षों के मध्य लेटे हुए उन्होंने अंतिम उपदेश दिए और दिवंगत हुए। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कि एक बच्चा कम से कम अपने जीवन में एक बार एक म्यूजियम तो देखे ही देखे, और वो उस म्यूजियम को देखने के बाद अपने सहपाठियों को, अपने साथ के बच्चों को भी उस म्यूजियम को देखने के लिए प्रेरित करें। हम अपनी संस्कृति की रक्षा ही तभी कर सकते हैं जब हम उसके बारे में सही तरीके से अपनी भावी पीढ़ी तक उसकी विशेषताओं को और अपने गौरवशाली इतिहास की विशेषताओं को प्रेषित कर सकें। राज्य संग्रहालय में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक सिक्कों का महत्वपूर्ण संग्रह है। इस संग्रह में पश्चिमोत्तर भारत पर 4वीं शती ईसा से प्रथम शती ईसा तक भारतीय यूनानी शासन के समय बनाए गए सिक्के हैं। इन सिक्कों पर राजा की आकृति और ग्रीक लिपि का उपयोग हुआ है। सिक्के के पृष्ठ भाग पर यूनानी या भारतीय देवी देवताओं की आकृति और आमतौर पर खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। भारतीय यूनानी सिक्कों में डियोडोटस, डेमेट्रियस, प्लेटो, स्ट्रेटो, अगाथोक्लिया, मनेंदर आदि प्रमुख हैं। 4वीं शती ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे भारत में विदेशी यूनानी शासनों का आगमन शुरू हुआ। भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्कों की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने सुंदर और ठप्पे यानी डाई का उपयोग किया, जिससे भारतीय इतिहास में रची गई सुंदर सिक्कों की कहानी जुड़ी। यद्यपि इससे पहले के भारतीय सिक्के अपनी देशी तकनीक से बनाए जाते थे, परंतु उनमें इतनी सुंदरता नहीं थी। इन शासकों के सिक्कों में आमतौर पर चांदी और तांबे के सिक्के मिलते थे, जो चौकोर और गोल दोनों आकार में होते थे। सोने के सिक्के बहुत कम मात्रा में मिलते थे। बाबर, हुमायूं और अकबर ने अपने शासनकाल की शुरुआत में चांदी के सिक्कों का उपयोग किया था। इन सिक्कों पर कलमा और पहले 4 खलीफों के नाम लिखे होते थे और सिक्कों के पीछे बादशाह का नाम, उपाधि, तिथि और मुद्रांक थे। ये सिक्के मुगल सिक्के कहलाते थे और इसमें फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग होता था। अकबर ने गोल, चौकोर और मेहराबी आकार के सिक्के भी बनवाए। इनमें सम्राट का नाम, उपाधि, खलीफों के नाम, हिजरी संवत में तिथि, इलाही संवत, फारसी मास और टकसाल का नाम अंकित होता था। जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के नाम के साथ सिक्कों को भी बनवाया और शाहजहां के सिक्कों में उसका नाम, उपाधि, कलमा, तिथि और टकसाल का नाम लिखा जाता था। औरंगजेब ने कलमे का अंकन बंद करवाकर सिर्फ अपना नाम, उपाधि, तिथि और टकसाल दोहे के रूप में लिखवाया
और इस प्रथा को उसके उत्तराधिकारियों ने भी अपनाया। महमूद गजनी ने सोने और चांदी के सिक्के जलवाए, जिसमें चांदी का दिरहम विशेष है, जो 1028 ई में लाहौर टकसाल से निकाला गया था। इस पर अरबी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लेख हैं, जिसमें एक ओर कुरान शरीफ का कलमा तथा दूसरी ओर उसका शुद्ध संस्कृत भाषा में अनुवाद। बादशाह का नाम तथा तिथि अंकित है। मोहम्मद गोरी ने मुख्यतः भारत में 2 प्रकार के सिक्के निकाले। पहले प्रकार में पूर्व परंपरा और अनुसरण करते हुए उसके सिक्के के अग्रभाग पर लक्ष्मी की आकृति तथा पृष्ठ पर नागरी लिपि में अपना नाम श्री मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। दूसरे प्रकार के सिक्के में अग्रभाग में घोड़े पर सवार भाला लिए तुर्की योद्धा तथा पृष्ठ पर अरबी भाषा में उसका नाम व उपाधि है। तांबे और बिलन धातु के सिक्के भी उसने चलवाए हैं। बंगाल के सुल्तानों के सिक्के लगभग दिल्ली के सुल्तानों के सिक्कों के समान होते थे। सिक्के पर सुल्तान के धार्मिक दर्ज और उसका नाम लिखा होता था और सिक्के के पीछे सुल्तान की उपाधि, तिथि और सिक्के की नामकरण संबंधी जानकारी दी जाती थी। इन सिक्कों में आमतौर पर चांदी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कलात्मक तकनीक और सुलेख की कमी रहती थी। इन सुल्तानों ने 21 स्थानों से सिक्के जारी करवाए थे। पुरातत्व का काम होता है कि हमारे इतिहास निर्धारण के लिए सामग्री को उपलब्ध कराना। वो सामग्री अभिलेखों, सिक्कों, मूर्तियों और अन्य कला अवशेषों के रूप में हो सकती है। और जब पुरातत्व अपना काम खत्म करता है तो वहाँ से संग्रहालय का कार्य शुरू होता है। पुरातत्व द्वारा उत्खनित एकत्रित सामग्री को संग्रहालयों में संग्रहित किया जाता है। लखनऊ के संग्रहालय में आर्म्स और आर्मर कला दर्शकों को एक अलग ही यात्रा पर ले जाता है, जहाँ मुख्य रूप से मुगल, अवधी और ब्रिटिश काल के हथियारों को दर्शाया गया है। संग्रहालय में प्रदर्शित कई हथियार एक विशेष समय और स्थान की कहानी कहते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स की विचित्रता और शैली को देखकर यह स्पष्ट होता है कि लखनऊ का शिल्प कला क्षेत्र में कैसा उच्च स्तर था। संग्रहालय का यह हिस्सा भारतीय सेना और उत्कृष्ट रक्षा सामग्री का महत्वपूर्ण परिचय प्रदान करता है, जो इसे एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद स्थान बनाता है। राज्य संग्रहालय में प्राचीन काल से लेकर मुगल, मराठा, नवाब एवं ब्रिटिश काल के विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित हैं। प्राचीन भारतीय युद्ध परंपरा में तीर धनुष युद्ध के मुख्य शस्त्र हैं। तीर धनुष बांस अथवा काष्ठ निर्मित धनुष के दोनों सिरे एक दूसरे से कसे रहते थे। अर्थशास्त्र के मतानुसार धनुष की लंबाई लगभग 7.5 फुट होनी चाहिए। तीरों की गति अधिक तीव्र करने के उद्देश्य से उन पर कभी कभी पक्षियों के पंख भी लगे रहते थे। इन तीरों को जिस थैले या आदान में रखा जाता था उसे तरकश कहते हैं, जो योद्धाओं की पीठ पर लदा रहता था। राज्य संग्रहालय के पहले अध्यक्ष डॉक्टर ए फ्यूहन ने मथुरा के ककाली टीला की खुदाई की, जो कि 3 चरणों में हुई। वहां से प्राप्त जैन प्रतिमाएं अब संग्रहालय में हैं। सामान्य लोगों और शोधकर्ताओं के लिए जैन कला की विशेष गैलरी का उद्घाटन अक्टूबर 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस गैलरी में जैन धर्म से जुड़ी विभिन्न कलाएं जैसे अयागपट, तीर्थंकरों के सिर, चौबीसी, सर्वतोभद्रिका और विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियां, जिनमें कुछ लेख भी हैं। इन मूर्तियों में मल्लनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ आदि मुख्य हैं। लखनऊ संग्रहालय में जैन गैलरी व्यापकता से भरपूर है। यहाँ पर जैन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन और मौलिक आदर्शों की विविध प्रतिमाएं और वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह गैलरी जैन धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं, उसके दार्शनिक सिद्धांतों और विचारधारा को समझने में मदद करती है। लखनऊ संग्रहालय में मल्लनाथ की मूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मल्लनाथ जैन धर्म के महावीर हैं और उनकी इस मूर्ति को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। लखनऊ संग्रहालय में भगवान मल्लनाथ की बिना सिर वाली 7वीं शताब्दी की मूर्ति को संरक्षित किया गया है। हमलों के दौरान
नष्ट होने के कारण यह मूर्ति बिना सिर के है। जो बात इस मूर्ति को बहुत अनोखी बनाती है वह यह है कि इसके पिछले भाग में बाल चोटियों में गुथे हुए दिखाई देते हैं। इस मूर्ति को एक महिला आकृति के रूप में मानना स्वाभाविक है। डॉक्टर उमाकांत प्रेमानंद शाह के अनुसार मूर्ति की पहचान भगवान मल्लनाथ के रूप में है, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल है कि यह मूर्ति दिगंबर थी या श्वेतांबर, क्योंकि इस मूर्ति पर कोई वस्त्र नहीं उकेरा गया। अस्त्र शस्त्र विथिका के द्वितीय कक्ष में विभिन्न प्रकार की कलात्मक एवं गृहोपयोगी वस्तुएं तथा स्त्री और पुरुष आकृति युक्त सरौता, फूल पत्ती एवं पशुकृति उत्कीर्ण, तश्तरी, चम्मच जिसके ऊपरी भाग पर रुद्र रूप में गदा और त्रिशूलधारी हवन का अंकन है, गज आकार का सिंदूरदान, गंगाजली, पवित्र मंत्र युक्त जलपात्र, दशावतार विष्णु एवं राम मंत्र उत्कीर्ण गंगाजली आदि विशेष अवलोकनीय हैं। पेपर मैशी तकनीक से बनी वस्तुएं, विभिन्न उपयोगी कलात्मक वस्तुएं यथा मणिबंध, गुलाब पाश, अलंकृत शंख, अद्र बहुमूल्य पत्थर से जड़ित डिब्बा आदि विथिका में प्रदर्शित है। ये लगभग संग्रहालय में 26 टाइप की 26 बाई मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे पेंटिंग है, टेक्सटाइल है, इसका प्रिजर्व कंजर्वेशन यहाँ होता है। राज्य संग्रहालय की मूर्ति कला विभाग में भारतीय कला के अनेक शैली, कला धाराएं और प्राचीनताओं को दर्शाने के लिए विशेष रूप से सजीव और महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रदर्शित उपलब्धियाँ दर्शकों को इस क्षेत्र और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की व्यापकता को समझाने में मदद करती है। इस खजाने में अनेक प्राचीन मूर्तियों और कलात्मक वस्तुओं की संग्रहित श्रृंखला है, जो दर्शकों को भारतीय कला के समृद्ध विकास का अनुभव कराती है। तो आज इस राज्य संग्रहालय के माध्यम से हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश की, जिसमें हमने विज्ञान, कला और भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने की कोशिश की। अगर आप भी इस इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो आइए राज्य संग्रहालय, बनारसी बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। It's been a wonderful experience visiting this museum. The children have learned so many things. The children came to know about Indian culture, like what kind of coins and what kind of life system was there. How the people, they came to know about the barter system through the pictures. How they used to purchase the things by exchanging the goods itself. So that was something new for the children. Right now the children know only that they have to spend money for buying something, but earlier they used to exchange the things, and that was called barter system. So it was a very wonderful time for me, and I love to visit museum because there we can see very much things like prehistoric things, and we have also learned their Gautam Buddha's time period, and we have also learned that Gautam Buddha is earlier known as Siddharth. We have also seen prehistoric coins, and we have also seen that how they dressed, how they look in earlier, and thank you. So when I visit museum, I saw many things like coins and guns, Paleolithic age, script, and many things. And there I see mummy. That was very nice. And where I visit there, when I thought that it will be something boring, but when I visit, it was very wonderful for me and very nice. I learned many things. So thank you. Basically, it is a very wonderful experience. Students learn a lot with this, and I wish this is given more of the importance, and students will learn a lot of